नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बीएसटीसी 2026 के बाद शिक्षा सोपान का एक बहुत नया धमाका एलडीसी सेकंड ग्रेड जो भर्ती अभी इस समय चल रही है, लगभग 10,644 पदों पर, जिसकी परीक्षा 5 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। और उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने शिक्षा सोपान आपको लेकर आया है। आपके एलडीसी सेकंड ग्रेड के भर्ती के लिए आपको आवश्यक जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर के अंदर फेज फर्स्ट जो है आपका, उसके अंदर फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपका जीके, साइंस और मैथ है। मैथ यहाँ पर आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यदि किसी बच्चे की मैथ अच्छी है तो वो मैथ में बटे से बटे नंबर लाने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आप जीके, साइंस या अन्य किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप 100% नंबर नहीं ला सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा विषय है कि यहाँ पर आप 100% नंबर भी ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज हमने सबसे पहले आपको एक आसान सा टॉपिक लिया है, अनुपात, समानुपात और साझेदारी। बहुत अच्छा टॉपिक है, सीधा टॉपिक है। इसका कंसेप्ट आप यदि समझ लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझेंगे सबसे पहले कि ये होता क्या है, ठीक है ना। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये होता क्या है तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और यदि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चनों पर पहुंच जाएंगे और आप उसके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार हल करना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन कार्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले आपको कुछ इसके विधि विधान नियम जो है वो यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से हमारी इस वीडियो को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका जो यहाँ पर हर जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अनुपात, समानुपात और साझेदारी, ठीक है ना। गणित की आधारभूत समझ शून्य से शिखर तक अपन इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यदि आपको कोई भी अनुपात की प्रक्रिया जो है दर्शाई जाती है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि A अनुपात B, यदि आपको समानुपात बताना होता है तो यहाँ पर आपको A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है ना। मतलब इसके, ठीक है ना, ये समान अनुपात में है, ये इसका मतलब होता है समानुपात का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक एक चीज को जो है वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से इसको समझने का कोशिश करनी है अपन को समझने की कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास में जो चीज निकल के आती है वो आती है कि अनुपात क्या होता है। अनुपात को हम इंग्लिश के अंदर रेशियो बोलते हैं। अनुपात होता क्या है, तो यहाँ पर हमने दिया कि दो सहजातीय राशियों के बीच वह संबंध जो दर्शाता है कि एक राशि दूसरे की तुलना में कितनी गुनी है। मतलब आपको जो अनुपात है वो यहाँ पर समझाता है। जैसे माना कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि A अनुपात B, माना कि ये अनुपात 2 है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर समझ जाऊंगा कि A जो है वो B के अनुपात में आधा है और B जो है वो A के अनुपात में क्या है, डबल है। तो यहाँ पर आपको दो सहजातीय जो अनुपात होते हैं उनके बीच में जो संबंध है कि वो राशि उसकी तुलना में कितनी गुनी है। इसकी तुलना में A की तुलना में B कितना गुना है, B की तुलना में A कितना गुना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। यदि आपको यहाँ पर दो राशियों A और B हैं तो अनुपात A अनुपात B बराबर A बटा B। मतलब यदि आप A अनुपात B आपको दिया गया है तो इसको हम A बटा B के रूप में भी जो है वो लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर आपका नियम है। एक A अनुपात B को 1 बटा V के अंदर भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे माना कि यदि मैं यहाँ पर 1 अनुपात 2 लिखूं तो ये 1 बटा 2 के अनुपात में जो है वो इक्वल होता है। ये यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ पर नेक्स्ट में बढ़ते हैं अपन की नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर हमने लिया कि अवधारणा को समझना। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हमने यहाँ पर अवधारणा को समझने का प्रयास किया है। क्या उदाहरण है हमारा कि एक कक्षा में 20 छात्र हैं, 25 छात्राएं हैं, तो इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक क्लास है और एक क्लास के अंदर आपको लड़का और लड़कियों की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो उसका अनुपात अपन को जो है वो निकालना है। अब देखिए आप
यहाँ पर आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि एक कक्षा में 20 छात्र हैं और 25 छात्राएं हैं। ये आपके 20 छात्र हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ये यहाँ पर आपकी क्या है, 25 छात्राएं हैं। 25 क्या है, छात्राएं हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा भैया, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि छात्र अनुपात छात्रा, ठीक है। छात्रा आपकी कितने हैं, 20 है। छात्रा कितनी है आपकी, 25 है। तो इसको अपन जो है क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको अपन 5 से ये कट जाएंगे, 5 चौका 20, 5 25। कहने का मतलब है कि इनका जो अनुपात है वो 4:5 है, या इसको 4/5 में भी आप लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर अनुपात निकल जाएगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर भी हमने लिखा है छात्रों की संख्या बटे छात्राओं की संख्या 20/25, ठीक है ना। और 20/25 में हमने इसके टुकड़े कर दिए, 5 से 5 आपका यहाँ पर गायब हो गया, 4/5 मतलब आपका 4:5 जो है यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका अनुपात होता है, ये क्या होता है, आपका अनुपात होता है। अब बात आती है आपकी अनुपातों का संयोजन, जिंग जैग नियम, ठीक है ना। अनुपातों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, माना कि आपके पास में, ठीक है ना, ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, तो इन दोनों का संयोजन किस प्रकार किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस एक डायग्राम के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि इनका संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर यदि आपको ए अनुपात, अब देखो ये तो आपको दिया गया है, और यदि आपको निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको निकालना है, ये आपको दिया गया है, ये आपको निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहां पर आपको दिया गया कि सबसे पहले हम a को b से गुना करेंगे, मतलब a गुना b क्या रहेगा, a गुना b। इसके बाद हम अनुपात लगाएंगे, इसके बाद हम b को v से गुना करेंगे, ठीक है ना, b गुना b अनुपात, ठीक है ना। b को हम किससे गुना करेंगे, c से गुना करेंगे, मतलब b गुना c। ये आपका जो है वो अनुपात रहने वाला है। अब यदि आपको यहाँ पर मान भी दिया गया है तो आप मान को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे माना कि ये 2:3 होता, ये 4:5 होता, तो हम इसको कैसे निकालते, कैसे निकालते, माना कि यहाँ पर a का 2 है, b का 3 है, ठीक है ना, और b और c का 4 है और ये 5 है। तो अपन को ये किस प्रकार से निकालना है, तो मुझे यहाँ पर a को गुना a से करना है, वो a को गुना b से करना है। a को गुना मैं b से करूँगा, 4 दूना के 8 हो गए। अनुपात हो गया आपका b गुना b, मतलब 3 गुना 4 12 हो गया। अनुपात आपका हो गया b गुना c मतलब 15 हो गया, ठीक है ना। तो 8:12:15 के अनुपात में ये जो है ए बी सी का अनुपात आपका रहेगा, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है ना, बराबर 8:12:15। ये आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपन का संयोजन है कि a अनुपात b अनुपात c, ठीक है ना, बराबर b अनुपात c हो तो a b c को कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। ये आपका संयोजन हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन ये किस प्रकार से होता है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे अपन कि राशि का विभाजन किस प्रकार से अपन करते हैं, राशि का विभाजन कैसे करेंगे, ठीक है ना। यदि कुल धनराशि आपके पास में आर है, इसको हमें ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटना है, तो इसको आप कैसे बांटेंगे, मतलब ये साझेदारी के अंदर आपको आता है कि किसी भी जो 2 या 3 जो साझेदार हैं उन्होंने आर जो है राशि उनके पास है, उसको मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटना है, तो मैं उसको कैसे बांटूंगा। तो हमने यहाँ पर एक राशि ली है, राशि है आपकी आर, ठीक है ना। आर को हमने यहाँ पर ए बी सी के अंदर बांटने का प्रयास किया है, तो ए के हिस्से में क्या आएगा, बी के हिस्से में क्या आएगा, सी के हिस्से में क्या आएगा,
ठीक है ना। यदि मुझे यहाँ पर a का हिस्सा निकालना पड़ेगा तो a को मुझे ऊपर रखना है, तीनों का जोड़ नीचे रखना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, और गुना आपको कुल राशि से करना है, मतलब r से करना है। ये आपका जो है वो a का हिस्सा रहेगा। ये किसका हिस्सा रहेगा? a का। मतलब जिसका हिस्सा आपको निकालना है उसका हिस्सा ऊपर रखना है, नीचे आपको टोटल हिस्सा रखना है, और गुना में आपको जो राशि रखनी है, जिस राशि को आप डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे यहां पर अपन को b का हिस्सा निकालना है, b को ऊपर रखना है, ठीक है ना, a b और c का टोटल जो है यहां पर रखना है, और r से इसको गुना करना है। ये आपका b का हिस्सा आ जाएगा। किसका आ जाएगा? b का। यदि मुझे c का हिस्सा निकालना है तो c बटा a प्लस बी प्लस सी इंटू r, ठीक है। ये आपका यहां पर जो है वो अलग अलग हिस्सा अपन निकाल सकते हैं। और यदि आपको ध्यान रखना है कि कुल के स्थान पर यदि आपको या तो a की या b की या c की कोई राशि दे दी जाए, ठीक है ना, r जो आपको दिया गया है ये यहां पर कुल दिया गया है तो हमने यहां पर लिखा है, ठीक है ना। यदि यहां पर a का, b का या c का दिया गया हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रखना है। नीचे का जो पार्ट है ये वाला जो है वो आपको बदलना है। मतलब a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर आपको उसका भाग लिखना है जिसका यहां पर अपन को r जो है दिया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास में आया कि समानुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में हमने पढ़ लिया, साझेदारी के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हम समानुपात क्या है? समानुपात का मतलब हो गया कि ऐसा अनुपात जिसमें दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि आपके पास में दो अनुपात हैं, माना कि मेरे पास में यहाँ पर a अनुपात b है, ठीक है ना, और c अनुपात d है। यदि ये अनुपात दोनों क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? समानुपात यहाँ पर लगा दूंगा। ये जो चिन्ह है आपका, ये किसका हो गया? समानुपात का हो गया। और ये चिन्ह किसका हो गया? आपका अनुपात का हो गया। ठीक है ना। इसे हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया। चारों राशियां समानुपातिक होती हैं। ये चारों जो राशियां हैं ये समानुपातिक होती हैं। अब यहाँ पर आपको एक तराजू के द्वारा दिखाया गया है कि ये a बटा b, मतलब a अनुपात b, ठीक है ना, ये बराबर है c अनुपात d के। ठीक है ना, a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के। मतलब a बटा b बराबर है c बटा d के। यहां पर आपको दिया गया कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, अर्थात ए बी बराबर सी डी। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक है ना। मैं इसको बराबर में कैसे लिख सकता हूं? ठीक है ना, मैं इसको बराबर में कैसे लिख सकता हूं? इसको a अनुपात b जो है इसको मैं a बटे b लिख सकता हूं, समानुपात को मैं बराबर लिख सकता हूं, और c अनुपात d को मैं c बटा d लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। दोनों क्या हैं? ये इक्वल हैं। ठीक है, ये बात मुझे लगता है आपको यहां पर समझ में आ गई है। अगली चीज हमारे यहां पर आती है कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती ये क्या होते हैं। आपने देखा होगा चार समानुपात के अंदर चार संख्याएं होती हैं, चार डिजिट होते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया, देखो ये चार दिए गए, यहां पर ये चार दिए गए और यहां पर ये चार दिए गए। लेकिन आपको यहां पर बताया गया कि मध्यानुपाती क्या होता है। तो ये मध्यानुपाती है, मतलब दोनों साइड से आप एक एक छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? आपका मध्यानुपाती। और यदि यहां पर मध्यानुपाती आपको निकालना है, मतलब ये x निकालना है, तो x बराबर a और b को गुना करके यदि आप उनका वर्गमूल ले लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? ये x का मान आ जाता है। ठीक है ना। यदि तृतीयानुपाती, मतलब यहां पर आपको ये जो है निकालना हो तृतीयानुपाती, ठीक है ना, तृतीयानुपाती, ये यहां पर ये प्रथम हो गया, ये मध्य हो गया, ये तृतीयानुपाती हो गया। अब इसको यदि आपको निकालना है यहां पर, तो x बराबर जो आपका हो जाएगा
वे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे ए। मतलब ये जो बी है आपको इसका स्क्वायर करना है, ए से इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद यदि आपको यहां पर दोनों अनुपात अलग हो और यहां पर दोनों अनुपात अलग हो, यहां पर ये दोनों देखिए मध्य अनुपाती सेम होते हैं, ठीक है ना, तो तृतीय अनुपाती यहां पर ये आ जाएगा जब मध्यानुपाती सेम है तो। लेकिन यदि दोनों अलग अलग हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स यहां पर दिया गया है, और यदि आपको चतुर्थानुपाती मतलब ये अनुपात याद करना है तो आपको x बराबर जो होगा वो b और c को क्या करेंगे, गुना करेंगे, a का अपन भाग देंगे। इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है यदि ये समान है तो इनका स्क्वायर करके a का भाग देकर इसको निकाला जा सकता है। यदि ये असमान है तो क्या करना है, देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बराबर में हो गए आपके, जैसे ए एक्स बराबर बी इंटू सी, ठीक है ना, तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी बटा ए, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर आप इनको निकाल सकते हो, याद कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको सूत्र का अनुप्रयोग करके और हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास किया है। उदाहरण दिया है हमने प्रश्न नंबर आपका कि 9 तथा 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। 9 और 4 का मध्यानुपाती की स्थिति क्या होती है, ये आपको पता है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, मध्यानुपाती है, ये आपका क्या है, मध्यानुपाती है। और मध्यानुपाती हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं भैया, यहाँ पर अपन का x, यहाँ पर x दिया जाएगा, ठीक है ना, आप इसको x भी मान सकते हो, b भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर हमने इसको x मान लिया है और a और b मतलब आपका हो गया 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 4, ठीक है भैया, ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36 हो गया, 9 चक्कू 36, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, 6, मतलब आपका जो मध्यानुपाती है वो 6 है, और 9 अनुपात समानुपात 6 अनुपात 4, ये आपका जो है वो बन जाता है। बहुत ही सरल चीज है, बहुत सरल कंसेप्ट आपका है। बीच वालों को गुना करना है और बाहर वालों को गुना करना है, और कोई टेंशन आपकी नहीं है, किसी प्रकार का उत्तर आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। बहुत सीधी चीजें हैं, लेकिन कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझोगे सारी सीधी चीजें रखी रह जाती हैं, कोई आपका काम नहीं आता है। समानुपात के उन्नत सूत्र के बारे में यदि बात करें तो a बटा बी बराबर c बटा डी है, मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये चीज यहाँ पर आपको दी गई है। तो अपन क्या करेंगे, यदि आपको योग अनुपात निकालना है, ठीक है ना, अनुपातों का योग आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, a और b को जोड़ना है, बटे b बराबर c प्लस डी बटा डी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ये, ठीक है। यदि अंतर निकालना है आपको, ये तो योग हो गया, अंतर निकालना है तो इन्हीं को आप माइनस कर दो, a माइनस बी बटा बी आपका हो गया, बराबर में आ गया आपका c माइनस डी बटा डी, ये आप माइनस अंतर निकालते समय। और योगांतरानुपात, योगों के अंतर का अनुपात निकालना हो तो अपन को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर देना है। योगों के अंतर निकालना है तो दोनों को अपन को क्या करना है, इक्वल। दोनों को इक्वल करने के लिए आपको ये सूत्र जो है वो काम में लेना पड़ेगा, a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे सी माइनस डी। इसको आप अंतर निकालने, ये योग निकालने के लिए हो गया, ये अंतर निकालने के लिए हो गया, और ये योग अंतर अनुपात निकालने के लिए आपका सूत्र काम में लिया जाएगा। इसके बाद आपके पास में व्यापारिक अनुप्रयोग आते, साझेदारी, पार्टनरशिप करेंगे अपन। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या आपको आएगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं
और एक निश्चित अवधि के बाद लाभ या हानि को अपनी निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। मतलब कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और अपने पास में जो भी धनराशि आती है, जो भी लाभ उनको प्राप्त होता है, और यदि उनको वो आपस में बांट लेते हैं तो ये आपकी साझेदारी कहलाती है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि आपका लाभ दो चीजों पर निर्भर करता है, आपने कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया। आपको यदि ये लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ प्राप्त आपको दो तरीके से, दो सिद्धांतों से आपको लाभ मिलेगा। पहली बात तो आपने कितना पैसा लगाया, माना कि मेरे साथ कोई पार्टनर है तो मैंने 10,000 लगाए, उसने 20,000 लगाए, तो मेरा यदि 1 रुपये का बेनिफिट होगा तो उसका 2 रुपये का बेनिफिट होगा। कई बार ऐसा होता है कि मैंने 1 साल के लिए लगाया, उसने 2 साल के लिए लगाया, तो मेरा बेनिफिट उसके ईयर और अमाउंट के अनुसार ही जो है वो बांटा जाएगा। ये हमारा सिद्धांत ऐसा कहता है, ठीक है ना। यहां पर अपन को आए साझेदारी के प्रकार, साझेदारी, साधारण साझेदारी और जटिल साझेदारी। जैसे समय सभी भागीदारों के लिए समान, यदि सभी भागीदार समान समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो भिन्न भिन्न समय अवधि, डिफरेंट टाइम, जटिल हो जाएगा। ये तो सिंपल साझेदारी हो गई कि एक जो है समय के लिए हमने दोनों ने पैसा लगाया, लेकिन यहां पर ये यदि अलग अलग समय अवधि के लिए हो गया तो ये जटिल हो गई। लाभ का आधार केवल निवेश की गई राशि पर, लाभ का आधार यदि किसी निवेश की गई राशि पर हो तो ये साधारण बात हो गई, और यदि निवेश और समय के अनुसार हो, जैसे अलग अलग समय उन्होंने निवेश किया है, तो ये कठिन हो जाएगा आपका। सूत्र R1 अनुपात R2 अनुपात R3 P अनुपात P2 और P3, मतलब निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात समान रूप से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर यदि का फाउंडेशन यहाँ पर आ जाता है कि कितने समय के लिए किसने पैसा लगाया है, ठीक है ना। तो ये अपन को जटिल के अंदर आ जाएगा। जटिल साझेदारी का गणित किस प्रकार आप लगाएंगे, यहाँ पर जब पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाई जाए और उनके लाभों का अनुपात उनकी निवेशित राशि और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो लाभ का अनुपात है, देखिए निवेश गुना समय का अनुपात हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर X1 और T1, मतलब ये समय से उसको क्या है मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, X2 T2 और X3 T3, मतलब कितने समय के लिए कितना पैसा उन्होंने लगाया, ये अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके बाद स्थिति का विश्लेषण, अपन जो स्थिति अपन ने अभी देखी है उसका विश्लेषण अपन कैसे कर रहे हैं, कि S, T और U, ठीक है ना, तीन व्यक्ति हैं, क्रमशः 4,200, 6,300, 8,400 निवेश करते हैं। मतलब एस ने 4,200 रुपये लगाए, टी ने 6,300 रुपये लगाए, यू ने 8,400 रुपये लगाए। ये कह रहा है कि एस 3 महीने बाद और टी 6 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है। एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, एक तो छोड़ देता है और एक आ जाता है, ठीक है ना। एक तो छोड़ देता है और एक आ जाता है। यदि जिसने छोड़ा है तो उसका समय यही रहता है 3 और 6 महीने, और यदि कोई आया है तो जो समय के बाद आया है उसको हम 12 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये छोड़ा है तो माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। यू जो है वो पूरे 12 महीने के लिए रहता है। अब इनको कुल लाभ 6,000 रुपए हुए, तो यू का हिस्सा याद करो। यहां पर हमने आपको बताया कि एस जो है उसने 4,200 रुपये लगाए, लेकिन 3 महीने के लिए लगाए। यहां पर इसने अपना जो व्यापार है, मतलब जो पैसा है वो ड्रॉप कर दिया। टी ने 6,300 रुपये 6 महीने के लिए लगाए, आधी साल के लिए, और यू ने 8,400 रुपये 12 महीने के लिए यहां पर लगाए हैं। तो इनका जो लाभ का अनुपात जो डिवाइड होगा, लाभ का अनुपात जो डिवाइड होगा आपका, वो आपका होगा समय के अनुसार। किसके अनुसार होगा? समय के अनुसार। माना कि यहां पर अपन इनका अनुपात निकालना चाहते हैं, एस अनुपात टी अनुपात यू, ठीक है ना, एस अनुपात टी अनुपात यू। ओके, यदि अपन बात करते हैं कि एस ने 4,200 रुपये लगाए थे, टी ने 8,400 रुपये लगाए थे, यू ने नहीं, टी ने 6,300 रुपये लगाए हैं, टी ने 6,300 रुपये लगाए और यू ने 8,400 रुपये लगाए। अब बात आती है कि यू तो 12 महीने तक रहा, ये 6 महीने तक रहा, ये 3 महीने तक रहा, तो अपन को कुछ नहीं करना होता है, इनसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। और ये आपका जो है वो क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये अनुपात आ जाएगा। क्या आएगा भैया?
अनुपात। आप चाहे तो इनको यहां पर कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप यहां पर 3 से जैसे गुना कर दो आप, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, ठीक है ना, डबल जीरो, 6 18, छक्कू नक्कू 36 और 1 37, डबल जीरो, बरचक्कू 48, 12 अंठे 96, और ये कितने हो गए आपके 4 और आपके मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया आपने। इसके बाद इनको काट के और इनका अनुपात निकाल लो। ये कह रहा है कि u का हिस्सा क्या है, तो u का हिस्सा अपन क्या करेंगे, u बटे, ठीक है ना, u बटे s प्लस टी प्लस u, ठीक है ना, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, कुल 6,000 रुपये का जो है आपका लाभ हुआ है, ये आपका जो है वो यू का हिस्सा आपको आ जाएगा निकल के। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं समाधान और अंतिम गणना के रूप में, तो अनुपात निर्माण आपका जो है वो किस प्रकार हो गया, जैसे अभी अपन ने देखा था 4200 इंटू 3, 6300 इंटू 6, 8400 इंटू 12, ठीक है ना। यहाँ पर आपके ये अनुपात आए, ये 1:3:8 के अंदर जो है वो डिवाइड हो गए। ये पूरा हमने कैलकुलेशन इसकी कर रखी है यहाँ पर, और पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। यहाँ पर इनका अनुपात आ गया आपका 1:3:8। आपसे u का निकलवा रहा है तो u के को हम ऊपर रख देंगे, 1 + 3 प्लस क्या कर देंगे 8, और 6,000 से इनको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 12 इंटू 6,000, ठीक है ना, 12 पंजे 60, 500 और 8 पंजे 40, मतलब 4,000 रुपये ये यू का लाभ हो गया। ये किसका लाभ हो गया, यू का लाभ हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो नहीं आने वाली है। साझेदारी जो होती है उसकी गणितीय यात्रा का सारांश यदि अपन देखते हैं तो अनुपात रेटियो दो राशियों की बुनियादी तुलना होती है, जो a/b आपको दिखाया गया है। समानुपात जो है अनुपातों का संतुलन और अज्ञात राशियों की खोज यहाँ पर अपन कर सकते हैं। और साझेदारी क्या होती है, वास्तविक जीवन में अनुपात का प्रयोग, निवेश गुना समय बराबर लाभ होता है। यहाँ पर निवेश आपने कितना किया, कितने समय के लिए किया, उसके अनुसार आपको जो है वो लाभ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर अपन को जो है अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर एक आज के अभ्यास का ब्लूप्रिंट भी अपन यहाँ पर देने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट के अंदर अपन मूलभूत अनुपात, ठीक है ना, ये भी अपन पढ़ेंगे। संख्या और आयु का सिस्टम भी अपन देखेंगे, आय और सिक्के देखेंगे, और साझेदारी के बारे में भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम हल करने वाले हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन के पास में 1 आ गया। अब अपन प्रश्न हल करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर कि 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, ठीक है ना। 2 और 98 के मध्यानुपाती और 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती। देखिए जब अपन को यहाँ पर क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। किसका निकालना है, यहाँ पर आपको 3 संख्या दी है, ठीक है ना, 3:4 समानुपात 9 चतुर्थानुपाती हमारे पास नहीं है तो हमने x मान लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको आपस में इसको इससे, और इसको अपन को इससे करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3x बराबर 9 इंटू 4, मतलब x बराबर 36/3, मतलब x बराबर आपका आ गया 12, ठीक है ना। x बराबर क्या आ गया आपका 12 आ गया। अब ये कह रहा है कि 2 और 98 के मध्यानुपाती और निकालो, फिर इनका अनुपात निकालो। अपन को क्या निकालना है, मध्यानुपाती। क्या निकालना है, मध्यानुपाती। किसका निकालना है आपको, 2 और 98, ठीक है ना। 2 तो मेरे पास यहाँ पर है और 98 मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर मध्यानुपाती को मैं मान लूंगा क्या, x मान लूंगा। क्या मान लूंगा, x। मुझे वही काम करना है, 2 को 98 से गुना करना है। x² बराबर 98 इंटू 2,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 98 और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंठे 16 और 2 नाम 18 और 1 19। तो x बराबर क्या हो गया, ये वर्ग किसका है 14 का वर्ग है ये, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों का भी अनुपात क्या है, तो दोनों का अनुपात क्या है भैया 12:14, क्या है 12:14। लेकिन यहां पर देखो 6:7, 7:6, 8:7, तो इसका मतलब है कि इसका और भी क्या है, इसको हम काट सकते हैं। तो 2 से 6 बार और 2 से 7 बार, 6:7, इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। आसानी से आप इसको हल कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपको चतुर्थ अनुपात याद करना है, मध्य अनुपात याद करना है, और ये कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात, तो दोनों को हमने अलग अलग याद किया, 12:14 हो गया, दोनों को हमने 2 से क्या है डिवाइड कर दिया है, 6:7 आपका आंसर आ गया। तो पहला इसका जो है वो आंसर आपका राइट है। इसको आप समझने का प्रयास करिए। इसको थोड़ा समझने का आप प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ जाते हैं। फिर अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के पास में आ गया, ये प्रश्न नंबर 3, a अनुपात b बराबर 3:8 हो, 5a माइनस 3b बटे 2a प्लस b का मान याद करें। ठीक है ना, ये आपको अनुपात दिया गया है, तो आपको 5a 3b बटे 2a प्लस b का मान आपको याद करना है। यहां पर हम इसका मान जो है वो याद करने वाले हैं, तो आप फटाफट थोड़ा सा आप भी हल करिए इसको, तो आपको इसका पूर्व अनुमान हो जाएगा कि इसका आंसर हम किस प्रकार जो है वो निकाल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप थोड़ा सा इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, जल्दी करिए थोड़ा सा। चलिए आपसे हुआ है, आपसे यदि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो है वो कमी यहां पर रहने वाली है। आपसे हुआ है, चलो नहीं हुआ है तो यहां पर आपको ये चीज तो दी हुई है और एक ये चीज दी हुई है, तो यहां पर अपन सबसे पहले यहां पर लिख देंगे कि 5a माइनस 3b बटा 2a प्लस b, इसके इक्वल में क्या है, ये अपन को सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि इसके इक्वल में क्या है। यहां पर इसके इक्वल में यदि अपन बात करें तो b को मैं यहां पर क्या है कि थोड़ा सा निकाल सकता हूं, b को क्या कर सकता हूं मैं यहां पर निकाल सकता हूं, क्यों कि यहां पर जो है वो मुझे यहां पर a अनुपात b का जो है वो 3:8 जो है वो दिया गया है, ठीक है ना, 3:8 जो है दिया गया, मतलब a b बराबर a बटे b बराबर 3/8 भी मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब मैं यहां पर कोष्टक लगा देता हूं, ठीक है ना, 5 यहां पर मैंने b को तो निकाल दिया,
ठीक है ना। तो 5ab माइनस 3 में यहाँ पर जो है वो लिख सकता हूं कि नहीं, a/b अपन को लिखना पड़ेगा, ये अनुपात है 5a/b माइनस 3। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बटा में यहां पर भी ऐसे ही करेंगे अपन, b को निकालेंगे, यहां पर क्या है 2 है, 2a/b प्लस यहां पर अपन को क्या करना है, यहां पर अपन को प्लस लगाना है, क्या लगाना है, यहां पर प्लस लगाना है, ठीक है ना। तो ये अपन का यहां पर एक सूत्र ये यहां पर निकल के आ जाता है। यहां पर ये संख्याएं अपन को लिखनी है, ठीक है ना। ये अपन ने यदि निकाल लिया तो आपका ये जो है वो आसानी से जो संभव है कि आसानी से आपका सवाल ये जो है वो हो जाता है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, a/b के स्थान पर अपन को क्या लिखना है, a/b के स्थान पर आपका क्या है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है आपका 3:8, ठीक है ना। इसको मैं a/b बराबर 3/8 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको हल करने का प्रयास किया है भाई चांद, तो मैंने यहाँ पर b लिखा 5a/b मतलब 3/8 में यहाँ पर लिख दूंगा और माइनस 3/b, ठीक है ना। कोष्टक 2 इंटू 3/8 प्लस a। ये यहां तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये बात यदि आपको समझ में यहां तक आ जाती है तो आपको किसी भी प्रकार की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। यहां पर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। अब अपन का जो b है, b को b से अपन यहाँ पर खत्म कर सकते हैं और इसके बाद में अपन का यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है, 5×3=15 हो गए, 15/8, ठीक है ना। 5×3=15, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2×3=6, 15/8 माइनस 3 बटे आपके हो जाएंगे 6/8 प्लस 1। ये आपके पास जो है यहाँ पर एक समीकरण बनके तैयार आपका हो जाता है। तो यदि अपन इसको करते हैं तो अपन 15-24/6 प्लस 8 भी इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम वगैरह निकाल करके इसकी अपन को एक संख्या निकालनी पड़ेगी और वो संख्या आपकी आ जाएगी 15-24/6 प्लस 8, ठीक है ना। 15-24/6 प्लस 8, ठीक है ना। ये अपन की जो संख्या है अपन के पास निकल के
हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर आता है कि रंजनी और शाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। रजनी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, आपकी वर्तमान आयु जो है उसका अनुपात यहाँ पर दिया गया है। वर्तमान आयु कितना दिया गया है? 5:4। ठीक है, 5:4। मतलब रजनी जो है वो 5 अनुपात है, शाहिद 4 का अनुपात है। ये कह रहा है कि 13 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब मैं माना कि इनको यहाँ पर 5x, ठीक है ना, और 4x में इनको बना लेता हूं। इसकी उम्र 5x है, इसकी उम्र 4x है। ये कह रहा है 13 वर्षों बाद, 13 वर्ष बाद रजनी की आयु हो जाएगी 5x प्लस 13 और शाहिद की आयु हो जाएगी 4x प्लस क्या हो जाएगी 13। अनुपात कितना है? 6:5 है, मतलब 6/5 अपन को यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास तैयार हो गया ना। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। अब देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25x हो गया आपका, प्लस 13 पंजे 65 हो गया, बराबर हो गया आपका 6 चक्कू 24x प्लस 73 ठीक है। 25x माइनस 24x बराबर 78 माइनस 65। x बराबर हो गया आपका 78 में से आपको 65 जो है वो घटाने हैं, तो ये 13 आपका आ जाता है। अब ये पूछ क्या रहा है अपन से कि रजनी की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु कितनी थी? रजनी की 5x थी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि रजनी की वर्तमान आयु बराबर 5x, मतलब 5 इंटू 13 बराबर हो गई आपकी 13 पंजे 65 वर्ष। आपका राइट आंसर हो गया 65 वर्ष। ये आपको समझना है आसानी से। यदि आप इस समीकरण को बना देते हो तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका हल आराम से हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत जो है वो नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ यदि अपन बढ़ते हैं, आपके पास में प्रश्न आया कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपके पास 3 संख्या हैं, 2:3:5 के अनुपात में है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, चौथी संख्या 5x है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग आपका 275 है। यदि मैं इनको ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 275, मैं इसको ऐसे लिख दी तो आपको कोई बुराई है क्या? आपको कुछ यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आएगा क्या? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं आएगा। मैंने ये लिख दिया। अब मैं इनको टोटल कर दूंगा, 2 3 5 और 5, ये हो गया 10x बराबर 275। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27.5। ये आपका x बराबर आया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आपको तीनों संख्या निकालनी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितनी है? 2x है, दूसरी संख्या 3x है, चौथी संख्या 5x है, ठीक है ना। अब मुझे यहां पर लिखनी है तो 27.5 को 2 से गुना करना है, 27 दूना 54 और ये हो गया 55, पहली संख्या हो गई, ठीक है ना। दूसरी संख्या कितनी हो गई? इसमें अपन को और 27.5 जोड़ना है, तो 20 जोड़े 75 हो गए, 7 जोड़े 82 हो गए, ठीक है ना। 82.5 यहाँ पर अपन की हो गई और इसको आपको 5 से गुना करना है। तो 27 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 20 पंजा 100 और 7 पंजे 35, 135 तो ये हो गए आपके, ठीक है ना। और 55 25,
साढ़े वो ढाई ये हो गए आपके, तो 137.5 यहाँ पर आपकी हो जाती है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या याद करो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 137.5, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 55 है। आपसे पूछता है कि इनका योग कितना है, जोड़ दो। आपसे पूछता है कि आप यदि योग यहाँ पर 275 है, इनको जोड़ के देख लो आप, 275 इनका योग आएगा। ये हमारे उत्तर की क्या हो गई? पहचान हो गई। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारे पास में आया कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ए की आय बी के व्यय की दोगुनी है और ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? ठीक है ना। यहाँ पर अपन को थोड़ा सा कंफ्यूजन डालने का प्रयास किया है। यहाँ पर ए और बी की आय दे रखी है, ठीक है ना। तो माना कि मैं आय का जो है यहाँ पर ब्यौरा लिख देता हूं कि ए बटा बी मतलब बराबर है 5/3, और उनके व्यय का अनुपात जो है व्यय इनका है, ठीक है ना, ए बटा बी 9/5, ये व्यय है। ये कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के से दोगुनी है। ए की जो आय है, ये ए की जो आय है 5, ये बी के व्यय की क्या है? दोगुनी है, ठीक है ना। तो ए और बी की बचत का अनुपात निकालो। आप इससे करने का प्रयास कीजिए कि आप इसका निकाल सकते। आय और व्यय आपके पास दोनों दे रखी है, ए बी की व्यय का दोगुना है, तो आपको इनकी बचत निकालनी है। तो जल्दी से इसको निकालने का प्रयास आप करिए, जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे अपन। निकालिए भाई। चलो, नहीं निकल रहा है ना आपसे, या निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर यदि मैं ए और बी की जो ए की आय है इसको मैं 5x मान लेता हूं, बी की आय को मैं 3x मान लेता हूं, ठीक है, ये आय हो गई। यदि मैं व्यय की बात करूं तो ए के व्यय को मैं 9/22 मान लेता हूं और बी के व्यय को मैं 5/22 मान लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास आय और व्यय आ गई। अब ये कह रहा है कि ए की जो आय है बी के व्यय के से दोगुनी है। ए की आय क्या है भैया? ये मेरे पास में 5x, इसके बराबर में क्या है? बी के व्यय की दोगुनी है, बी के व्यय की दोगुनी है। तो ये 5/22 जो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है, इसकी ये आय जो है वो दोगुनी है, तो मुझे यहां पर 2 से गुना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये मुझे आप यहां पर आप बताइए, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। यदि मैं यहां पर बात करता हूं आगे, तो x का मान निकालूंगा मैं यहां पर, ठीक है ना। तो x का मान यहां पर आ गया 2। x का मान कितना आ गया आपके पास में? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2। मतलब आपके पास में आय आ गई कि आय, ए की आय जो है वो 10 है और बी की आय जो है वो 6 है। ये अपन के पास यहां पर आ गया है, ठीक है ना। अब यदि आपके पास ए का है तो आप एक्स का है तो आप बाई का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे ए और बी की जो है वो बचत यहां पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बचत। अब यदि अपन को बचत का अनुमान लगाना है, यहां पर बचत का अनुमान लगाना है कि मेरे पास आय तो ये है, व्यय मेरे पास ये है, ठीक है ना। तो यदि मैं आय में से व्यय को घटा दूंगा तो बचत आ जाएगी कि नहीं? यदि मैं 5x में से 9/22 को घटा देता हूं और 3x में से 5/22 को घटा देता हूं, तो बराबर मेरे पास में बचत आएगी या नहीं आएगी? ये चीज को आप समझ जाओ। बताइए, आपको यहां पर बचत दिखेगी या नहीं दिखेगी? जल्दी से अपन बताइए इसको।
चलिए बताइए। अब अपन के पास में देखिए x का मान यहां पर है, ठीक है ना। तो 5 दूना 10 माइनस 9y, ठीक है ना, और 3 दूनी 6 माइनस आपके पास 5y, ये आपके पास में जो है वो निकल करके आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन को क्या है कि 1/a का अनुपात यहां पर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? 1:1, मतलब 1/1, 1/1 को हम 1:1 के नाम से भी जो है वो रख सकते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट प्राप्त होंगे, तो उनके द्वारा प्राप्त राशि 15, 2, 3 के अनुपात में है। तो 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए हमारे पास में यहाँ पर 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहाँ पर आपको वितरण करना है। आपको यहाँ पर नोट दिए गए हैं कि 500 के, 100 के और वो 500 के, 200 के और 100 के, मतलब 500 के नोट तो हम ए को देंगे, 200 के नोट हम बी को देंगे, 100 के नोट हम सी को देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रम से शब्द लिखा गया है, ठीक है। उनके द्वारा जो बांटा गया धन है वो 15:2:3 में बांटा गया है। मतलब इसको यदि 15 रुपए मिले तो इसको 2 रुपए मिले, इसको 3 रुपए मिले, ठीक है। मेरे पास टोटल धन कितना है? टोटल 8000 रुपए है। कुल पैसा मेरे पास में, कुल धन जो है, जो मेरे पास में 8000 है। यदि मैं इनका कुल निकालता हूं, कुल अनुपात निकालता हूं, तो 15 + 2 + 3, 15 + 2 + 3 बराबर हो गया आपका 20, ठीक है ना। तो ये 20 जो है वो इसके बराबर में। अब अपन से क्या पूछ रहा है कि तीनों का आपको अनुपात निकालना है, तो मुझे यदि ए का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए को कितना रुपया मिला? 15, कितने में से मिला? 20 में से, ठीक है ना। टोटल कितना है? 8000, ठीक है ना। तो ये कट गया आपका 400, 15 चक्कू 60, 6000 रुपये तो आपके ए को मिल जाएंगे। बी को कितना मिलेगा? 2 रुपये मिलेगा 20 में से, तो 8000 में से कितना मिलेगा? ठीक है ना। वो ये 400 से आपका मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपको 800 रुपये बी को मिल जाएंगे। यदि अपन सी की बात करें, 3/20 इंटू 8000, 400 बराबर 1200, 1200 रुपये हमको सी को मिले, 800 रुपये बी को मिले, 6000 रुपये जो है वो किसको मिले? ए को मिले। ये कह रहा है कि अपन के पास में देखो रुपये देने हैं, अब अपन को रुपये देने हैं, ए को, बी को और सी को। ए को मुझे 6000 रुपये देने हैं, बी को मुझे 800 रुपये देने हैं, सी को मुझे 1200 रुपये देने हैं। ये यूं कह रहा है कि ए को आप 500 के नोट दो, बी को 200 के दो और सी को 100 रुपए के नोट दो। तो नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा? यदि मैं ए को 500 के नोट देता हूं, 800 में से 200 के नोट देता हूं, इसको मैं 100 के नोट देता हूं, तो मुझे बताइए मैंने इसको कितने नोट दिए? मैंने इसको 12 नोट दिए, इसको मैंने 4 नोट दिए, इसको मैंने 12 नोट दिए। देखिए 12 पंजे 60, 2 दूनी 4 और 100 के 12। अब आपको ये अनुपात निकल के आया, और यहाँ पर यदि ये अनुपात नहीं है और भी इसको अपन काट सकते हैं, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये अनुपात नोटों का रहेगा 3:1:3। तो आपका राइट आंसर होगा ये। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। यहाँ पर अपन को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली। ये नोटों का अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो नोट निकालने पड़ेंगे कि हमने ए को कितने नोट दिए, बी को कितने नोट दिए और सी को कितने नोट दिए। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन के पास में क्वेश्चन नंबर आया अगला, पी क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उसकी व्यय 3:7 के अनुपात में है।
यदि P 10,000 बचाता है और Q 7,000 बचाता है तो P की आय क्या होगी? चलिए इसको निकाल के देखिए। आप इसको निकाल के देखोगे, बहुत आसान सवाल आपका यहाँ पर ये आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको आय दी गई है, व्यय दी गई है और बचत दी गई है। देखिए P और आपके पास Q दो हैं। यहाँ पर आय दी गई है 4:7, व्यय दिया गया है 3:7। ये कह रहा है कि P जो है वो 10,000 बचाता है, Q 7,000 बचाता है। बचत P 10,000 रुपये बचा रहा है और ये 7,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास में जो है वो सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि P की आय क्या है। देखिए यहाँ पर जो आय होती है वो इन दोनों का टोटल होती है, ये आपको खूब पता है। होती है कि नहीं भैया? होती है। यदि मैं यहाँ पर P और Q की आय को 4x और 7x मान लूं, ठीक है ना, क्या मान लिया मैंने? 4x और मेरे पास में जो P की आय है वो 4x है। 10,000 रुपये वो बचा लेता है, इसमें से 10,000 बचा लेता है। मेरे पास में Q की आय 7x है, 7,000 रुपये वो बचा लेता है। तो बताइए मुझे इसका व्यय बचा कि नहीं बचा? 3/7। ये इसके बराबर में है या नहीं है? ये जब आपके पास में आ गया तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, चच्चक्कू 28x माइनस 70,000 बटा बटा नहीं आएगा यहाँ पर, बराबर 3×7=21x माइनस 3×7=21,000। ठीक है, मैंने यहां पर कर दिया 28x माइनस 21x बराबर माइनस 21,000 माइनस वो प्लस 70,000। ये इधर माइनस का उधर प्लस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 28 में से 21 गए, 7x बराबर ये प्लस माइनस के हैं तो ये आपस में घटेंगे। तो ये कितना हो गया आपका? 70 में से अपन को क्या करना है? 70 में से अपन को 21,000 रुपये घटाने। तो 20 गए जब 50, 49,000 आपके यहाँ पर बचे। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया 7×49 7,000। ये आपका x बराबर आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है कि P की आय क्या है? P की आय क्या है? अब देखिए ये आय है हमारे पास में, P की आय क्या है आपके सामने? 4x। x का मान कितना है? तो यह इसमें लिख देंगे P की आय बराबर 4x बराबर 4×7,000 बराबर 28,000 रुपये P की आय हो गई। ठीक है ना, P की आय कितनी हो गई? 28,000 रुपये। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट माना जाएगा। आपको इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आप कंसेप्ट को आराम से समझते हो, जैसा आपको सवाल के अंदर दिया गया है ऐसा करते हो, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। और यहाँ पर आप बटे में से बटे नंबर ला सकते हैं, ये बाधा है मैथ में। अगले क्वेश्चन के अंदर अपन बढ़ते कि एक थैले में 10 रुपये, 2 रुपये और 1 के सिक्के हैं। 10 रुपये, 2 तथा 1 के सिक्के का मूल्य जो है वो क्रमशः 15, 8, 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की संख्या 273 है तो सभी सिक्कों का मूल्य क्या होगा? मूल्यों की संख्या जो है, मूल्य वो सिक्कों का जो मूल्य है वो इस अनुपात में है। और यदि सिक्कों की कुल संख्या 273 है, संख्या दे रखी है जिसमें 10 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के हैं, तो आपको क्या करना है? सिक्कों की कुल संख्या जो है वो याद करनी है। तो चलिए भाई याद करिए और निकाल के बताइए कि क्या इसका आंसर होगा।
निकाल के आप देखेंगे, यहां पर आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 के, 2 के और 1 के सिक्के हैं, ठीक है ना। और इनका जो मूल्य दे रखा है, आपके सिक्कों का मूल्य है, उसका अनुपात दे रखा है आपको 15:8:1 में, ठीक है ना। ये मूल्य का है और इनकी संख्या कुल 273 है, तो इसको तो अपन कुल से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मूल्य है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। सिक्कों की क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या। अब भैया भैया बताइए, यदि मेरे पास में 15 रुपए हैं टोटल और उसमें 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 10 रुपए के, तो 15/10 अनुपात 8/2 अनुपात 1/1। ये मेरे पास में क्या है? संख्या है। ये मेरे पास में क्या है भैया? संख्या है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? इनका अनुपात मुझे निकालना है। इसका अनुपात मुझे क्या करना है? निकालना है। अनुपात निकाल लेंगे और अनुपात जब मेरा निकल जाएगा तो उसके बाद में आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। अनुपात कैसे निकालेंगे? तो जल्दी से आप अनुपात निकालिए। अनुपात निकालना आप सीख गए तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है ना। क्यों नहीं? अनुपात कैसे निकालेंगे? आप लगा लो 10 का वो ले लो आप लघुत्तम, तो ये हो गया 15:40:10, ठीक है ना। ये आपको संख्या का अनुपात आ गया 15:40:10। किसका आ गया? संख्या का। ये संख्या का अनुपात है और संख्या का कुल टोटल आपको दिया गया है। कितना दिया गया है आपको? 273 दिया गया है, ठीक है ना। इसको आप काटना चाहे तो काट लो। 5 दिया के 15, 5 8 40 और 5 दूना 10। यदि मैं यहां पर लिख देता हूं कि 3x + 8x + 2x बराबर 273, तो क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? ये आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके टोटल हो गए 13x बराबर 273। 13 से इसको काटना है, x बराबर 13 दूना 26 और 13 एकम 13, x बराबर आपका 21 आया। ये कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य क्या होगा? सिक्कों का मूल्य क्या होगा? सिक्कों का मूल्य क्या होगा? ये अपन को ध्यान रखना है। तो x आपके पास में क्या है? x आपके पास में है संख्या। x आपके पास में क्या है भैया? संख्या है। मतलब आपके पास में जो 10 रुपए के सिक्के हैं वो 21 63 है, ठीक है ना। आपके पास में 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 8 एकम 8 और 8 दूना 10, ठीक है ना। 8 को अपन 21, 8x है तो 21 इंटू वो 8 इंटू 21, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ठीक है ना। इसके बाद में अपन का आ गया 2x मतलब 21 दूना 42। ये सिक्कों की संख्या है। किसकी संख्या है? ये सिक्कों की। अब आपसे मूल्य पूछ रहा है, तो 10 रुपए के यदि मेरे पास में 63 सिक्के हैं तो मेरे पास में रुपए कितने हो गए? 630। यदि मेरे पास में 168 रुपए के वो सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो मेरे पास में रुपए कितने हो गए? 2 अंटे 16, 2 सिक्के 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3। यदि मेरे पास में 1-1 रुपए के 42 सिक्के हैं तो कितने सिक्के हो गए? इनको टोटल कर दो, आपके पास में इनका मूल्य आ जाएगा 6 और 2 8, 4 3 7 और 3 10, 6 3 9 और 9 और 1 10। 1008 रुपये उसके पास में टोटल थे। मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट माना जाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, राम, रहीम और रॉबर्ट क्रमशः 30,000, 50,000, 40,000 का निवेश करके एक साझेदारी कारोबार आरंभ किया। यदि उन्हें 18,504 का वार्षिक लाभ हुआ तो उसमें रहीम का हिस्सा क्या है? राम, रहीम और रॉबर्ट, आपके पास में 3 लोग हैं, राम, रहीम
और रॉबर्ट, इन्होंने आपको 30,000, 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000 ये रुपये लगाए और उन्हें वार्षिक लाभ हुआ है 18,504। यहां पर मैं वार्षिक लाभ लिख देता हूं, 18,504। पूछ किसका रहा है? रहीम का हिस्सा पूछ रहा है, रहीम को कितना मिला, ठीक है ना। चलिए रहीम को कितना मिला निकालते हैं। यहां पर यदि मैं 40 40 40 मतलब 3:5:4 यहां पर ये पैसा बटेगा, ये आपको निकालना है। टोटल अनुपात कितना हो गया कुल? 5 और 3 8 और 4 12। मुझे पूछ किसका रहा है? रहीम का। रहीम का कितना है? 5। किसका पूछ रहा है? रहीम का। कुल में से 12 में से, तो 18,504 में से कितना होगा? 12 से इसको काट के देखिए 12 एकम 12 बच गए 6, 12 पंजे 60 बच गए 5, बच्चक्कू 48, 12 दूना 24। ये आपके 1542। 1542 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 5 चक्कू 20 और 1 21, और 15 5 75 और 2 77। 7710 रुपये जो है वो रहीम को मिलेंगे। बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितने में से? 18,504 में से 7710 रुपये रहीम को मिलेंगे, ठीक है ना। 7710 रुपये यहाँ पर रहीम को मिलेंगे। तो ये हमारे साझेदारी के प्रश्न हैं। ये हमारे किसके प्रश्न हैं? साझेदारी के प्रश्न यहाँ पर आपको है। यहां पर आपको ऐसे एक प्रश्न और दिया गया है कि ए बी सी में 8,400, 15,600, 13,200 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। समान समय के लिए निवेश किया, वार्षिक लाभ ए का हिस्सा है। देखिए यहां पर आपको ए का हिस्सा दिया गया है, कुल हिस्सा नहीं दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को कैसे आप हल करते हैं ये अपन को ध्यान रखना है। यहां पर ए बी सी आपके पास 3 है, ए बी सी 8400, 15,600, 13,200, ठीक है। इन्होंने पैसा लगाया, मतलब 202020 84 156 132, ठीक है ना। ये हमारे पास में आया। इसको अपन और भी काट सकते हैं, और भी काट सकते हैं। देखिए किस किस से काट सकते हैं? 8 4 12, 5 6 11, 12 3 जो 5 और 1 6, 3 से कट जाएंगे ये। 3 से ये कटे, 3 दूना के 6 और 3 अट्ठो 24, 3 दूना के 6, 3 अट्ठो 24। आपको 3 से काटना है, 3 दूनी के 6, 6 2 बच गए, 3 अट्ठो क्या हो गए आपके? 24 हो गए, ठीक है ना। 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी के 6, और यहाँ पर आपके 132 है। 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। अभी भी ये आपके और भी कर सकते हैं, 2 से 14, 27 और 22, ठीक है ना। अब भी ये किसी से कट रहे हैं, अब ये आपके नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन के यहाँ पर निकल के आ गया आपका। तो इसको आप देखिए और करने का प्रयास कीजिए, आपका आसानी से ये जो प्रश्न है ये आपका हो जाएगा। अब इसको कैसे करना पड़ेगा अपन को, ये चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि आप इसको करोगे कैसे, आप इसको करोगे कैसे। यहाँ पर ये 6 आएगा, ठीक है ना, 52 का। और भी यहाँ पर कट जाते हैं आपके 7, 13 और 11, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ए
का 1960 है, तो बी और सी के लाभों में क्या अंतर है? ए को हमें 1960 रुपए दिए, अब ये अपन को किसका निकालना है? बी का निकालो भाई। बी को कितना मिला? बी को कितना मिला है? 13। ए को कितना मिला है? 7। और ए को कितना मिला है? 1960। 7 से इसको काट दो, 7 दूना के 14, 7 8 56, इसको गुना कर दो 13 अंठे 104 और 13 दूना 26, 26 और 10 3640। सी, सी को कितना मिला? 11/7 इंटू 1960। ये आपका हो गया 280 बार कटा 0, 11 8 88, 11 दूना 22 और 8, ये 3080 रुपये इसको मिला। ये कह रहा है कि बी और सी का अंतर क्या है, बी माइनस सी क्या है? तो ये हो गया आपका 3640 माइनस 3080, इसको आप माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा? ये अंतर आ जाएगा। 3640 में से मुझे 3080 को माइनस करना है, कर दीजिए। 0 ये आ गया, 14 में से 8 गए आपके 6 हो गए, ठीक है ना, ये आपके 31 हो गए, 5 यहाँ पर बचा, तो आपके पास में 560 इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। पहला पहला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको हल करना है, और इसका कमेंट में आपको क्या करना है? जवाब देना है भैया। और आप जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन को हल करके आपको कैसा लगा ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप इसको हल करेंगे, और हल करके ये आपके लिए हमारे द्वारा छोड़ा गया है, इसका आपको कमेंट के अंदर जो है आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए आपकी मैथ में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।